आप देख रहे प्रश्नकाल। जी हां, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सुना है बीजेपी में आपस में जूते चल रहे हैं, अंदर कुछ चल रहा है, मार पिटाई भी चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। हम तो कह रहे हैं कि एक यहां आ जाओ, वैकेंसी होगी निकाल देंगे। हालांकि अखिलेश ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन चौराहे के चाणक्यों का कहना है कि उनका इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ हो सकता है। बिहार चुनाव के दौरान पटना एयरपोर्ट पर जब से अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है, तब से ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि 2022 के यूपी चुनाव से पहले ऐसी अटकलें ब्रजेश पाठक को लेकर भी लगाई जा रही थी। वहीं 2027 में अखिलेश अकेले लड़ेंगे या नहीं, इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन साथ मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं बिहार चुनाव में इंडी गठबंधन की करारी हार के बाद यूपी में कांग्रेस के लिए हालात बदल सकते हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने सीएम योगी के वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाले बयान पर भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बात वो कह रहे हैं जो खुद माफिया है, बीजेपी एनकाउंटर माफिया है। बड़ा सवाल कि अखिलेश यादव ने 2027 के महारण के लिए पिच की तैयारी करनी शुरू कर दी है। क्या पीडीए की चुनावी रणनीति से इतर अखिलेश यादव चुनावों के दौरान कोई नया प्रयोग करने की जुगत में है? क्या बीजेपी नेताओं के बीच फूट डालने की कोशिश उसी प्रयोग का एक हिस्सा है? सबसे पहले अखिलेश यादव को सुनिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी और उनके परिवार का जो राजनीति, सुना है बीजेपी में आपस में जूता चल रहा है, सुना है बीजेपी में आपस में कुछ चल रहा है, मार पिटाई भी चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की चल रही है। हम तो कहेंगे एक को कहो एक यहाँ आ जाओ, कोई वैकेंसी होगी निकाल लेंगे, हम तो वैकेंसी रखेंगे खाली। 2000 से पहले की मैगजीन निकलवा लीजिए आप, कई मैगजीनों में आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश का माफिया कौन कौन था, कौन कौन रहा है। ये तो आज केवल एक डिस्ट्रिक्ट का है, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। आज हम लोगों को मिला कुछ खबर, तो डिस्ट्रिक्ट जौनपुर माफिया नंबर 1। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो खबर पढ़ के खबर चला रहे हैं हम। और चुनाव आयोग का काम हमने बहुत करीब से देखा है। बाई इलेक्शन में, जिस समय बाई इलेक्शन हो रहा था, उस समय पूरा का पूरा चुनाव आयोग के अधिकारी चुप बैठे हुए थे। उन्होंने बूथ लूटने दिया, उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से जो जो बीजेपी करवाना चाहती थी वो होने दिया, वोट डलवा लिया। सीसीटीवी पे सब है कि आपके किन लोगों ने। तो आपने अखिलेश यादव को सुना, पूर्व मुख्यमंत्री हैं यूपी के। इसके बाद पलटवार आया बीजेपी नेता का। केशव प्रसाद क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी और उनके परिवार का जो राजनीतिक अस्तित्व है वह कैसा होने वाला है, यह बिहार के विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट से साफ संदेश आ चुका है। समाजवादी पार्टी का सफाया तय है। समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है और डूबती हुई नाव है। तो डूबती हुई नाव समाजवादी पार्टी है। प्रश्नकाल के सवालों का वक्त हो गया, जिस पर 1 घंटे लगातार चर्चा होगी बड़े पैनल के साथ। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रही है जिसे लेकर बार बार अखिलेश यादव इशारा कर रहे हैं? सवाल नंबर 2 प्रश्नकाल का, जिस पर अगले 1 घंटे लगातार हम चर्चा करने वाले हैं। सवाल नंबर 2, केशव प्रसाद मौर्य बार बार नाराज क्यों हो रहे हैं? किस बात से पार्टी के अंदर उनकी नाराजगी बढ़ रही है? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 3, क्या अखिलेश बीजेपी नेताओं में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो फूट डालना चाहते हैं? ये सवाल नंबर 3 था। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 4, जिस पर चर्चा होगी, क्या राजनीति में ऐसे बयानों का कोई खास मतलब होता है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तलाशने की कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब। और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5, क्या बिहार में इंडी की हार से अखिलेश हताश हैं, जिसकी वजह से इस तरह की बातचीत, इस तरह की चर्चा, इस तरह का तंज वो कस रहे हैं? एक बड़ा पैनल मेरे साथ है जो अगले 1 घंटे लगातार प्रश्नकाल के इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगा। स्वागत कीजिए तापोश पाल जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। तापोश, बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में आपका। रविंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय पांडे मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और परमवीर सिंह जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल
रविंद्र सिंह जी से करूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। रविंद्र जी, अखिलेश यादव ने कहा कि आपकी पार्टी में जगह है, वैकेंसी है, बीजेपी से कोई आना चाहे तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। क्या समाजवादी पार्टी में नेताओं की कमी हो गई है कि बीजेपी नेताओं को आप यहां पर बाकायदा न्योता दे रहे हैं मीडिया में कि आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका? अमित जी जो समाजवादी चरित्र को समझता है वो ये प्रश्न पूछता ही नहीं। समझाइए जरा। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने भारत के हर दलों को अपने साथ स्थान दिया है। ये जो आज उन्मादी दल सत्ता में बैठे हुए हैं, जब ये सत्ता के लिए घुटनी टेका करते थे तब समाजवादी लोग खड़े हुए थे इनके साथ में। 67 में सत्ता में लेके आते हैं, 70 में सत्ता में लेके आते हैं, 77 में सत्ता में लेके आते हैं, 89 में सत्ता में लेके आते हैं। समाजवादी का चरित्र बहुत बड़ा है। हमारा गठबंधन जहां इन उन्मादी दलों से भी कभी रहा है, हो सकता हमारी भूल रही हो, तो हमारा कांग्रेस से भी रहा है और जितनी छोटी छोटी पार्टियां रहे उनसे भी रहा है। तो जो समाजवादी चरित्र समझते हैं, खाली यही मत समझिए, पूरे वैश्विक स्तर पे समझिए, समाजवादी चरित्र जो होता है वो सबको समाहित करके चलता है। तो ये प्रश्न बेमानी हो जाता है जब हमारे इतिहास को देखा जाता है, राजनीतिक इतिहास को। स्वतंत्र भारत में कोई भी कहीं से टूट के आएगा, बीएसपी से टूट के आएगा, बीजेपी से टूट के आएगा, किसी भी अन्य पार्टी से टूट के आएगा तो समाजवादी पार्टी की तरफ ही रुख करता है। अब से नहीं, पुरातन काल से जो हमारे अलग अलग नाम रहा किए तब भी ऐसा ही होता रहा है। तो ये प्रश्न का कोई मायने नहीं है। अब रही बात कि बीजेपी में क्या चल रहा है, पहली बात तो बीजेपी का अंदर खाने की बात है, लेकिन बीजेपी में नई बात नहीं है जूतम पैरम। बीजेपी के संस्थापक प्रोफेसर बलराज माधव को वाजपेयी जी ने किनारे कर दिया। वाजपेयी जी के खिलाफ उनको चुनाव लड़ना पड़ा। पहला उदाहरण नहीं है। कल्याण सिंह आते हैं, नानाजी देशमुख आते हैं, मुरली मनोहर जोशी जी आते हैं, आडवाणी जी आते हैं। तो इनके वहां एक परंपरा है अपने लोगों को डिसोन करने की, और बाहर से लेने की परंपरा इनके वहां नहीं थी कि संघ पीछे से ढकेलता था। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, जितने देश के भ्रष्टाचारी हैं, केवल भ्रष्टाचारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता भी नहीं, सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में लेके नरेंद्र मोदी ने लगभग 40% पद जो हैं बाहर से आए, चाहे अधिकारियों के हों और चाहे बाहर से आए भ्रष्टाचारियों के हों। तो कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त कर लिया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो इनके चरित्र का, बोलचाल चरित्र चिंतन का ढकोसला करते हैं ना, तो कुछ भी नहीं है। हमारा चरित्र वही था, चाहे योगी जी आवे स्वागत है, केशव जी आवे स्वागत है, ब्रजेश पाठक जी आवे, वो तो आते जाते रहे हैं बहुत ज्यादा पार्टियों में, उनका भी स्वागत है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे वहां आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। हमारे वहां, इनके वहां एक पीले गमछे वाले थे, हमारे वहां जब कहीं से चोट खाते हैं तो हमारे वहां आते हैं, वो फिर आएंगे, फिर स्वागत होगा। ठीक है, बीजेपी के पास तो हम उनको मनाने नहीं जा रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी, आपने जवाब दिया। मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं। तपोश, दूसरी पार्टियों के नेताओं का स्वागत करने को बहुत आतुर हैं अखिलेश यादव। बिहार में इंडी गठबंधन की इतनी बुरी हार हुई, कांग्रेस के साथ जब ये लोग चुनाव लड़े विधानसभा का, तब बहुत करारी हार हुई। अभी पीडीए को लेकर बहुत ज्यादा संशय बना हुआ है। मायावती की पार्टी ने खुला ऐलान कर दिया है कि उनके निशाने पर अखिलेश यादव हैं, बीजेपी नहीं है। अब देखिए, पार्टी के अंदरूनी मसले पर बहुत चिंता हो रही है। ब्रजेश पाठक की बहुत चिंता है, केशव प्रसाद मौर्य की बहुत चिंता है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने परिवार के लोगों को भूल गई, चाचा को भूल गई, नेताजी के लिए जिस तरह की बातें पार्टी में हुई, अपर्णा यादव परिवार की बहू थी, तो बहुत सारी चीजें उनको, अगर आपको संसार को प्यार करना है तो लव शुड स्टार्ट फ्रॉम अ फैमिली। पहले परिवार में प्रेम होना चाहिए, फिर मोहल्ले में होना चाहिए, फिर प्रदेश में होना चाहिए, फिर देश में होना चाहिए, फिर दुनिया में होना चाहिए, फिर ब्रह्मांड में उस प्यार को फैला दीजिए। तो बीजेपी की बहुत चिंता हो रही है। अभी बोला रविंद्र जी ने कि भाई हमें मतलब नहीं, बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी के अंदर चल रही बातों पर टिप्पणी खूब करते हैं, एक्स पर भी करते हैं, और मीडिया में भी बातें जब होती है तो वो खूब कहते हैं। बीजेपी की जुदम पैजार से उनको चिंता क्यों हो रही है? 27 का रण है, तैयारी करें। तपोश, देखिए, अभी योगी जी जब बिहार में जब उनका चुनाव प्रचार चल रहा था तो उन्होंने एक बात कही थी कि पप्पू, टप्पू और अप्पू। तो अप्पू तो निपट गए, पप्पू पहले से निपटे हुए हैं। और जो टप्पू हैं, टप्पू मतलब टोपी वाले भैया, तो टोपी वाले भैया की क्या असलियत है वो सबको मालूम है।
आपने अपना जो स्टेटमेंट स्टार्ट किया उसमें लव हैज टू स्टार्ट फ्रॉम फैमिली इटसेल्फ। हाँ, अब पहले सेल्फ लव तो हो, सेल्फ लव भी नहीं है ये जो है, ये किसी और से मतलब अपना इमोशन जो है किसी और पे, मतलब कहते हैं ना कि वो उनकी आत्मा जो है तोते पे है, तो उस तरीके की चीजें हैं इनके साथ। देखिए एक चीज बता दूं, ये भी कह रहे थे इनका जो संस्कार है और किस तरीके का संस्कार दिखता है, तो जब प्रयागराज में हेलीकॉप्टर से मजीदिया में उतरते थे मुलायम सिंह यादव, तो दूसरे दिन पेपर में फोटो छपता था कि अतीक के कुत्ते के साथ जो है, फ्रंट पेज पे छपता था अतीक के कुत्ते के साथ ये हाथ मिलाते हुए। तो ये तो हैसियत थी इनका। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया इनका एकदम फिट था कि ये माफियाओं का तंत्र चलाते थे, पैरेलल इनका सिस्टम चलता था, उसी से उगाही चलती थी, उसी से पूरा सिस्टम रन होता था। आपको याद होगा एडोबी करके जो कंपनी है जो कि यहाँ नोएडा में है, सेक्टर 26 में ऑफिस है उसका सर जी, उसके सीईओ को उठा लिया था ना। हाँ, सेक्टर 26 में ऑफिस है, तो उसके सीईओ को उठा लिया था। उसके बाद फिर शिवपाल सिंह यादव और अमर सिंह जाके उनको जो है बीच में पैरवी किए, वो किए, उसके बाद उनको हटाए। तो ये तो आलम था उस समय का। सब जो है लगे हुए थे एक लाइन से खाने के पीछे, और पार्टी ही परिवार, परिवार ही पार्टी, समाजवाद ये हमें समझा रहे थे। तो समाजवाद आज इस समय परिवारवाद के हत्थे चढ़ गया है। जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय समाजवाद थे, कम्युनिस्ट था और नेशनलिस्ट थे। आज नेशनलिस्ट हम हैं, हमारी देख लीजिए, हम लोगों के पास गए, लोगों के साथ रहे, लोगों के साथ जुड़े हुए चीजों को ला के हम सामने रख रहे हैं। मोदी जी ऐसे ही थोड़ी ना बड़े नेता हुए, वैश्विक स्तर पे उनकी जो आज इमेज बनी है वो नेशनलिस्ट होने के कारण बनी है। लेकिन समाजवाद जो उस समय जो चरम पे था, जिस समय भारत आजाद हुआ था, आज उसकी क्या स्थिति हो गई, वो पूरे के पूरे परिवार के लिए समर्पित हो गए। आप लालू प्रसाद यादव के परिवार देख लीजिए, डीएमके देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, यहाँ पे उमर अब्दुल्ला से लेके नीचे तक सब चले जाइए, यहाँ पर भी यादव परिवार देख लीजिए, अखिलेश यादव के परिवार को। तो परिवार ही पार्टी, और पार्टी परिवार के लिए ही काम करती है, परिवार के लोग ही उस पार्टी में मनोनीत किए जाते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो वही लोग रहते हैं। कोई सीएम, आप इसके अगर सिम्टम्स आपको देखने थे तो आप बिहार इलेक्शन में ही आप देख लेते। जैसे ही इनको लग रहा था कि ये इलेक्शन जीतेंगे, इन्होंने खुद ही परिवार में ही जो है सीएम, डेप्यूटी सीएम, कौन रक्षा मंत्री, ये वो दल फंड सब बांटना शुरू कर दिया था। और देखिए उसके बाद क्या हुआ है, परिवार में ही लड़ाई हुई और कहीं नहीं लड़ाई हुई। पहले तो पूरा बिहार रो रहा था, अब सिर्फ लालू का परिवार रो रहा है। तो ये अंतर आता है, परिवार जब केवल परिवार ही पार्टी और पार्टी परिवार बन जाता है तो इस तरीके की चीजें होती हैं। बाकी वो नहीं, अखिलेश यादव इतना इंटरेस्टेड क्यों है? उनकी मुलाकात पटना एयरपोर्ट पर स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश बाबू मुलाकात हुई, हंसे, दोनों लोग हाथ वाथ मिलाए, एक गुड जेस्चर में लोगों की बातचीत हुई, कैमरे पे वो विजुअल खूब चले कि भाई अखिलेश बाबू और मौर्य जी की मुलाकात हुई है। उसके बाद से फिर वो लगा, फिर केशव जी से मुलाकात हुई रविंद्र भाई, और उसके बाद पूरा मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि क्या अब बातचीत हो रही है, क्या पार्टी बदलेंगे, बीजेपी से नाराज हैं। ये बात ब्रजेश पाठक के लिए भी हो रही थी। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी ब्रजेश पाठक के लिए भी बातें चल रही थी कि भाई कुछ तो कुछ पार्टी से नाराजगी चल रही, लग रहा समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पुराना बैकग्राउंड रहा है, अलग अलग मुख्तलिफ पार्टियों का वो हिस्सा रहे। तो अखिलेश इतना इंटरेस्टेड बीजेपी में क्यों है? तपोश भाई 27 की तैयारी करें, पीडीए को मजबूत करें। अब एमवाई की कार्ड डीएम लेकर मायावती आ रही हैं, दलित मुस्लिम, उस पर काम करना चाहिए। वो अखिलेश यादव जी अगर बीजेपी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वो ऑनलाइन सदस्यता ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और एक चीज और मैं बता दूं, उनको इंटरेस्ट लेना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, वो इतने दिनों तक थे और अब जो है तो उसमें कितना बड़ा अंतर है। ठीक है तपोश, मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। वैसे भी वहां पर लखनऊ में कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी का दफ्तर बहुत करीब है और बीएसपी भी बहुत करीब है। फ्लाईओवर के दाएं, फ्लाईओवर के बाएं सारी पार्टियों के दफ्तर है लखनऊ में, सब पास पास में मेल मुलाकात होती रहेगी। अच्छा विजय जी मेरे साथ है, विजय पांडे, इंडी गठबंधन की बहुत करारी हार बिहार में हुई और जो नैरेटिव और जो केमिस्ट्री देखने को मिलती, लोग सोच रहे थे कि आरजेडी और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे हैं और बिहार में एक अच्छा मैंडेट लेकर आएगा इंडी गठबंधन, लेकिन उसके उलट हो गया। अब यूपी में पिछली बार भी जब कांग्रेस अखिलेश यादव के साथ लड़ी थी तो बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को लड़ाकर हम कहीं ना कहीं अपनी सीटों का नुकसान कर रहे हैं। वही सेम नैरेटिव जो बिहार के लिए आरजेडी कहती है कांग्रेस को लेकर। अखिलेश यादव बीजेपी में बहुत इंटरेस्टेड है,
कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि जब आप हारने लगते हैं, जब आपका मैंडेट टूटा हुआ या गड़बड़ आता है तो विश्वास खोता है, आपका एलाई भी आपके साथ विश्वास थोड़ा खोता है। तो विजय जी, यूपी को लेकर क्या तैयारी है, क्या आप करेंगे? आपका भी फोकस इसी पे है कि केशव प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं, बीजेपी में कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ रहा है, पीडीए कैसे मजबूत होगा, या कांग्रेस की अपनी अलहदा तैयारी है, अपना एक अलहदा नैरेटिव और पिच आप भी तैयार कर रहे हैं यूपी विधानसभा के लिए? विजय जी, विजय जी आप शायद म्यूट पे रहेंगे, प्लीज चेक योर ऑडियो। जी अमित जी, मैं अभी आपकी आवाज आ रही होगी जी, अमित जी। हम लोग उत्तर प्रदेश में अलायंस के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जैसी अभी तक स्थिति है, और हमारा उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत क्लियर रोड मैप है। हाँ। हम लोग जिन सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, 130-150 सीटों पे लगभग हमारी तैयारी पहले से चल रही है, और हमारा संगठन निर्माण जिस तरीके से चल रहा है, और सिर्फ उतनी सीटों पर नहीं, हम 403 सीटों पे अपने संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं, चाक चौबंद कर रहे हैं। एसआईआर में हम जितनी अधिकतम भूमिका अपनी प्ले कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हालांकि एसआईआर के बहुत सारे खराब मॉड्यूल्स और खराब तरीके से एग्जीक्यूशन के बावजूद हम लोग जो भी कोऑपरेट कर पा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कर रहे हैं। लेकिन इन सब में उत्तर प्रदेश के मुद्दों को जिस तरीके से डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, वो पूरा मुद्दा बंगाल के चुनाव को इन्फ्लुएंस मिला करके बंगाल में एसआईआर को नागरिकता से जोड़ने का जो पूरा बीजेपी कैंपेन और नैरेटिव चला रही है, ऐसा लग रहा है कि एसआईआर चुनाव आयोग न करके भाजपा करा रही है, केंद्र सरकार करा रहा है। भाई, एक एसआईआर वोटर का मामला है, मताधिकार का मामला है, उससे नागरिकता कैसे सिद्ध होती है? अगर आधार से कोई मताधिकार सिद्ध नहीं होता है तो मताधिकार से नागरिकता भी सिद्ध नहीं होती है। कुछ लोगों के पास हो सकता है कि वोटर अधिकार ना हो, या कुछ मिसमैच हो, या कोई वोट न डालने के पोजीशन में 2003 के इलेक्टोरल रोल को बेस बना करके एसआईआर कर रहे हैं। बहुत सारी कमियां हो सकती है उसमें, किसी आदमी का वोटर कार्ड में या पर्टिकुलर विधानसभा में कुछ वोट कट जाए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप उसको नागरिकता के आधार बना करके पूरे देश में हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता फैलाएंगे। राइट। ये जो पूरा नैरेटिव हिंदू मुसलमान करने की कोशिश भाजपा कर रही है एसआईआर के माध्यम से, ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, और खतरे से खेल रही है। इस पूरे देश को खतरनाक खेल में डालने का प्रयास हो रहा है, कुत्सित प्रयास हो रहा है भाजपा के द्वारा। चलिए, तो उत्तर प्रदेश चुनाव किस तरीके से जाएगा, किस तरफ जाएगा, ये नैरेटिव अभी से गढ़ना शुरू किया जा चुका है। लेकिन विजय जी, एसआईआर का मुद्दा, माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रहा हूं विजय भाई, एसआईआर का मुद्दा बिहार में आप लोग लेकर आए, और जितनी तेजी से आपने उस मुद्दे को बड़ा किया, दिल्ली से लेकर पाटलिपुत्र तक, और उसके बाद अचानक से कांग्रेस उससे स्टेप बैक हो गई, यानी एसआईआर का मुद्दा बिहार चुनाव में अचानक गायब हो गया। फिर तेजस्वी ने भी बात करनी बंद कर दी, राहुल गांधी भी वहां से चले आए, फिर वही पुराने मुद्दों पर आ गए कि रोटी कपड़ा मकान, लॉ एंड ऑर्डर, शराब, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल पुलिया, इस पर दोनों पार्टियां आ गई। तो एसआईआर जितना ज्यादा बूम आपने बिहार चुनाव में किया था, उतनी जल्दी वो फिर मेल्ट डाउन भी हो गया, उस पर चर्चा बंद हो गई, बातचीत बंद हो गई। क्या आपको लगता है कि अखिलेश बाबू भी एसआईआर को लेकर वोट चोरी पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और राहुल गांधी भी यूपी में चुनावों को लेकर इस पर बात कर रहे हैं? क्या एसआईआर सच में इतना फिजिबल है कि 27 के चुनावी रण के लिए आप लोग इसको स्टैंड करके यू गाइस कैन मेक अ गुड टीम अगेंस्ट बीजेपी? ऐसा लग रहा है आपको एसआईआर के मसले को लेकर? डेफिनेटली अमित भाई, वी आर गोइंग टू मेक अ गुड टीम, एंड वी हैव ऑलरेडी शोन दैट कि हमने लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी और कांग्रेस के अलायंस ने बेहतरीन परफॉर्म किया था। हमने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। और मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि जितना कंफर्टेबल अलायंस हमारा समाजवादी पार्टी के साथ है, शायद उतना कंफर्टेबल अलायंस हमारा आरजेडी के साथ नहीं था। हमारे मुद्दे भी उतने वेल ट्यून्ड नहीं थे उनके साथ जितने हमारे अखिलेश जी के साथ वेल ट्यून्ड हैं। हम लोग राहुल जी और अखिलेश जी की ट्यूनिंग जिस तरीके की है, इलेक्शन के इश्यूज को लेकर के, पब्लिक इश्यूज को लेकर के, दोनों एक ही पिच पे लगातार प्ले कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग आपको देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव एंड राहुल दे बोथ लुक गुड टुगेदर। लेकिन एक बात देखिए विजय भाई, ये कॉन्फेशन बहुत अच्छा है। आरजेडी के नेता बिहार में अब क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो 4-5 सीटें 6 सीटें आई वो हमारी वजह से आई, और कांग्रेस भी कह रही है कि हम अपने बल पर जीत कर आए। तो वहां पर अंतरकलह दिखने भी लगा। रविंद्र भाई से मैं सवाल जरूर करूंगा इस बारे में। अभी आप विधानसभा चुनावों से आप निकले हैं, महीना भर भी नहीं बीता, और वहां पर देखिए टिप्पणी शुरू हो गई। कांग्रेस आरजेडी पर टिप्पणी कर रही है, आरजेडी टिप्पणी कर रही है कांग्रेस के ऊपर। सब लोग होड़ श्रेय लेने का होड़ मचा हुआ है। तो कम से कम चलिए यूपी में तो कम से कम 2 लड़के जो हैं, ये 2 लड़कों की ट्यूनिंग अच्छी हो। मुझे याद है 2017-18 का कैंपेन आपको याद होगा, जब अखिलेश बाबू राहुल गांधी साथ आए थे, और बहुत बढ़िया कैंपेन आप लोगों ने किया था मिलकर, लेकिन रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं रहे। परमवीर जी के पास जा रहा हूं, इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। परमवीर जी, मैं आपका भी व्यू जानना चाह रहा हूं कि यूपी में अभी बीजेपी को अगर छोड़ दें, अभी जो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है वो पार्टी, इसमें कोई गुरेज नहीं कहना, लेकिन अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या बीएसपी और जो पार्टियां हैं उनका भी इलेक्शन मोड ऑन दिख नहीं रहा है। बीजेपी को अगर अलग कर दें परमवीर जी,
तो बाकी पार्टियां इलेक्शन मोड में भी पूरी तरह आती दिख नहीं रही हैं। हाँ, बातचीत हो रही, तैयारियां हो रही, कैंपिंग हो रही है, बूथ लेवल पर कांग्रेस भी लगातार काम कर रही है, समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है, लेकिन जितना एक्टिव बीजेपी दिख रही है यूपी चुनाव के लिए, आधार वाला मसला आप ले लीजिए, अब उसको मिनी एनआरसी ही तो कह सकते हैं, मिनी सीए और एनआरसी है जो एसआईआर हो रहा है, दिस इज एग्जैक्टली नॉट एसआईआर, ये मिनी एनआरसी और सीए जैसा लगता है, जिस तरह से नाम कट रहे हैं, नाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। आपके हिसाब से यूपी की सियासत में अखिलेश यादव बीजेपी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्या कुछ अभी करने के लिए नहीं है या कुछ प्लानिंग में अभी वक्त है? परमवीर जी। अमित जी, देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे, जर्नलिज्म की किताबें पढ़ते थे, तो हमको पहली चीज सिखाई जाती थी कि नेता के साथ में अगर आप डील करते हैं, बात सुन रहे होते हैं, तो रीड बिटवीन द लाइंस। राजनीति में कुछ भी स्पष्ट सीधा सीधा नहीं कहा जाएगा, आपको अपना अनुमान लगाना होगा। राइट। तो नेता भी जो आजकल का टाइम है, सोशल मीडिया के जमाने में, पहले होता क्या था, अखबार में कोई कटिंग आपने बयान दिया, नेता ने, वो अखबार में छपेगा, चौपाल पर लोग बैठ के पढ़ते थे, बात करते थे। लेकिन अब क्या है, वो बयान आया, सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल होता है और हर एक लोग अपना आकलन करने लग जाता है उस चीज में। तो जैसे बचपन में होता था ना, हम तालाब में पत्थर फेंकते थे तो लहरें उठती थी। अब वो लहरें क्यों उठी, पत्थर बड़ा था, छोटा था, या कोई अपने आप अंदर से उबाल था पानी का, तो तरह तरह की बातें अपने आप बनाई जा सकती है। नेता बेसिकली पत्थर मारता है पानी के अंदर, चाहे वो चारों पांचों पक्ष के नेता होते हैं। अखिलेश यादव जी ने कुछ कहा, उसके बयान में बीजेपी के बड़े नेता कुछ बोलते हैं, तो वो सब अपने मन माफिक, अपने सुविधा अनुसार वो बातों को बयान करते हैं, लेकिन सच्चाई के आसपास वो चीजें नहीं होती है। वो एक शेर है कि कागज पे लिखी हुई चंद लाइनें, एक बकरी खा गई, बाजार में अफवाह फैल गई, एक बकरी शेर खा गई। तो ये सब नेता करते हैं हमें और आपको। आप 7 से 8 बजे हम प्राइम टाइम पे डिबेट करते हैं, उनका लॉजिक सिद्ध हो जाता है। जब वो टीवी पर डिबेट चलती है या सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उनका वहां तक का होता है। लेकिन जो राजनीति चल रही है, देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है इस समय, ये कई बार ना समझ में नहीं आ रही चीजें क्या हो रही होती है। ये एसआईआर का मुद्दा था या वोट चोरी का जो मुद्दा था, ये राहुल गांधी जी का ब्रेन चाइल्ड था, ये उनका बनाया हुआ एडेप्टर था, वो तेजस्वी ने लपक लिया, लेकिन वो लपक के बाद फायदा नहीं हुआ उन्हें। बिहार की धरती के ऊपर आदमी राशन लेना भूल जाएगा, राशन में कटौती करवा लेगा, लेकिन वोट नहीं कटने देगा। एग्जैक्टली यही बंगाल की राजनीति पर सिद्ध होता है। अगर हम वहां के नजदीक से अगर देखें, वहां घूमते हैं, तो अपने मताधिकार के लिए बिहार का आदमी और बंगाल का आदमी सबसे ज्यादा जागरूक होता है। उन लोग, ऐसा नहीं होता कि आप देखेंगे कि वोट छोड़ दिया, कोई क्या हो रहा है राजनीति, मुझे आई डोंट केयर, ऐसा एटीट्यूड वहां पर नहीं होता है। इस मुद्दे के ऊपर अगर तेजस्वी जी पहले पिच लगाई हुई थी नौकरियां देने की, तब उस समय सब पिच चला था। उन्होंने जब कांग्रेस की उधार की ये मुद्दा पकड़ा, तब से उनका ग्राफ गिरना शुरू हुआ और आखिरी में उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन करने की कोशिश भी की, जब वो दोबारा लोकल मुद्दों पर आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राइट। हम यही बात यूपी की अगर हम बात करते हैं, अखिलेश जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए, इसमें कोई कहने में वो कोई नहीं है। आज कांग्रेस जिस स्थिति में यूपी पर है, उनके लोकसभा के एमपी जितने हैं, रायबरेली की सीट या अमेठी की सीट, कांग्रेस के लोग अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या वो अखिलेश जी की वजह से नहीं जीते हैं? अगर अखिलेश जी का साथ नहीं होता तो अमेठी में क्यों हार गए थे राहुल गांधी? ये समाजवादी पार्टी की देन है यहाँ पर उनके पास। तो अखिलेश जी को इतना कच्चा नहीं आंकना चाहिए कि वो सोचे वो उनकी केमिस्ट्री करके हम बोलते रहेंगे और अखिलेश जी बैठे रहेंगे। अखिलेश जी जानते हैं कि कांग्रेस को खड़ा करने वाले वो है, तो वो इतना आसान नहीं होगा 2027 की राह में। वहां पर वो केमिस्ट्री बनती बिगड़ती रहती है। राजनीति का यही काम है। वहां पर आज कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, फायदे के लिए देखा जाता है। अब अखिलेश जी देखिए, जी प्लीज कंटिन्यू, उसके बाद मैं सवाल लूंगा आपसे। जी, अखिलेश जी अपना कोर्स करेक्शन करना या अपनी चाल और अपनी लाइन एंड लेंथ ऐसे बॉलिंग में बदलते रहते हैं। अखिलेश जी वो बदलते रहते हैं। वो देखिएगा अभी 26 आते आते चीजें और अलग बैठेंगी, क्योंकि इस समय अगर जो इंडी गठबंधन था, अगर वो गठबंधन है कहीं पर, तो उसकी सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। चाहे बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी हो, वो भी एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखती है। मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है, गलत भी हो सकता है, कि समाजवादी पार्टी भी एक सेफ डिस्टेंस कांग्रेस से मेंटेन करेगी बिहार का मैंडेट। ठीक है सिंह साहब, एक सवाल मेरा और भी है। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बार बार ये बात आती है कि नाराजगी है, पार्टी में बहुत सारी ऐसे क्रियाकलाप हैं, ऐसे चीज़ें हैं जिसको लेकर हर बार पब्लिक डोमेन में ये खबर हम पढ़ते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य नाराज़ हैं, ब्रजेश पाठक से उनकी नहीं बन रही है। पार्टी में जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनसे भी ट्यूनिंग केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर जो फर्स्ट कैडर के लीडर्स हैं, अगर उनमें ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, उनमें अगर मंतव्य नहीं मिल रहा है, उनमें अगर रशाकशी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी लाइन है, पार्टी का जो कैडर है, उसको वीक करती है ये सब चीज़ें। अब ये तापोश भले इस बात को एक्सेप्ट ना करें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन ये बात तो दिखती है यदा कदा। अगर अखिलेश ये बात कह रहे हैं तो उसमें सिर्फ वो हवाई बात नहीं है, दिस इज इट, ऐसा है बीजेपी के अंदर। तो ये कैसे ठीक करना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि ये नुकसान करेगा, क्योंकि पार्टी बढ़ती दिखाई दे रही है, दलित, ब्राह्मण, राजपूत, ये ट्रायंगल बनता दिख रहा है बीजेपी के अंदर यूपी में।
अमित जी, अगर आप आज की बीजेपी को स्टडी करते हैं तो बीजेपी की कंडीशंस वैसी हैं जैसी 70s में कभी कांग्रेस की रहा करती थी। लीडर्स बहुत बड़े बड़े कद के हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी का एक पिरामिड देखेंगे जहां पर हायरार्की देखते हैं, वहां पर बीजेपी अभी इस कंडीशन में नहीं है कि सारा वोट बैंक केवल किसी एक व्यक्ति के पीछे से पहले था कल्याण सिंह जी का अपना वोट बैंक था अपना। आज बीजेपी में कोई भी लीडर किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है जो छाती ठोक कर ये बोल दे कि वो मोदी जी के चेहरे के ऊपर या मोदी के नाम के ऊपर जीत करना आया हो। तो देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी अपना राजनीतिक सुसाइड करने की कोशिश करेगा ऐसे टाइम के अंदर कि वो बीजेपी के जो इस समय बहुत तेजी से उभरता हुआ सितारा है वो छोड़ के कहीं और तो जाएगा। ये सिर्फ एक हेयर से जिसे कहते हैं ना, कहा सुनी वो ही चीजें चल रही हैं। मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी की, मैं बिहार चुनाव में उनको कवर कर रहा था, उनको तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उनको बिहार भेजा गया था उल्टा, और जब उन्होंने अपना नेता बीजेपी का नेता चुना तब उनकी डिसीजन चला था। तो ऐसे समय पर ये कैसे कहा जा सकता है कि भी वो नाराज चल रहे हैं। या केशव प्रसाद मौर्य की अगर आप फेसबुक उनकी आप अगर सोशल मीडिया पर कवर करते हैं, वो रात दिन अपना प्रोग्राम करते रहते हैं, पूरे प्रदेश में घूमते हैं, सारे नेता घूम रहे होते हैं, लेकिन वहां से पता चल जाता है, चीजों का अंदाजा लग जाता है कि खासकर जर्नलिज्म के फील्ड में कि क्या नाराजगी वास्तव में है या सामने से कही जा रही है। परमवीर जी, आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। जैसे आपने भी कहा था, मैं कंक्लूड करूंगा, अखिलेश जी दाव खेल रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं पर छोटी सी कुछ अगर किसी के मन में कसक होगी वो बाहर आ जाए। ठीक है सिंह साहब, आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ हैं। प्रश्नकाल में वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आएंगे तो ये चर्चा करेंगे तापोश से, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। क्या बीजेपी में मजबूरी है दलित वोटों को साथ कर रखने की, सवर्णों को साथ कर रखने की, और इसी वजह से ये जो तिकड़ी यूपी में है इसे एक साथ रखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं। प्रश्नकाल में जब लौटेंगे तो इन तमाम प्रश्नों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। यूपी की सियासत पर आज चर्चा हो रही है। अखिलेश बाबू क्या प्लान कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या प्लान कर रहे हैं 27 के रण के लिए, और कांग्रेस की भूमिका क्या रहने वाली है। मेरे साथ पैनल में एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। तपोश पाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। विजय पांडे मेरे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। परमवीर सिंह जी मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। तापोश, सवाल मेरा आपसे यही है कि अलग अलग जो नेता हैं उनका अलग अलग कैडर, अलग अलग जनता के बीच उनका पेनिट्रेशन होता है। केशव प्रसाद मौर्य एक दलित चेहरा है और यूपी में बहुत जरूरत है पीडीए की काट के लिए। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज को करते हैं। सवर्णों का वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपूत, ब्राह्मण, बनिया जैसे जो वोटर्स हैं वो बीजेपी को जिता कर आते हैं, डेटा ये कहता है। ऐसे में जो अंदरूनी कलह की बात सामने आ रही है, हालांकि परमवीर जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, ये सिर्फ शगुफा है। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उस पर चर्चा करती हैं, बात करती हैं मजे लेने के लिए। वी शुड रीड बिटवीन द लाइन्स। आपके हिसाब से 2027 के लिए पीडीए की काट कैसे आप निकालेंगे? मायावती भी आपके सामने है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ अगर आएंगे तो मुश्किल जरूर होगी बीजेपी के लिए। देखिए, पीडीए जैसा कुछ है ही नहीं। पीडीए का जो ये कंसेप्ट लेके घूम रहे हैं और पीडीए के लिए वो कुछ काम भी नहीं कर रहे। अभी रिसेंटली देखिए, एक दलित बच्चे के साथ, एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, मामला मीडिया पे भी उछला। इनके जो पार्टी है या कांग्रेस है या कोई भी हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उसमें। तो पीडीए करके ये जो बना रहे हैं और उसको संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके कहने से कोई संगठित होगा भी नहीं और उस तरीके की कोई संरचना बन भी नहीं रही है। बिहार का जो रिजल्ट है और बिहार का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल लेटेस्ट प्रमाण है। उसमें हर जातियों ने, SC, ST, OBC, उसके बाद अगड़ी जाति, सारे लोगों ने, यहां तक कि यादव और मुस्लिमों ने भी हमें वोट किया। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन यही था कि जातिगत राजनीति की जो परिसीमा थी, जिसके अंदर ये इस तरीके से बना के ये घूमते थे, उसको तोड़ा है, उस बैरियर को। और बिहार में जाति टूटने का मतलब आप देखिए कि इसका संकेत बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत को अगर विकास करना, विकास की राह पे लेके आना है तो उसमें सबसे पहले जातिगत राजनीति से बाहर निकलनी पड़ेगी और वो बिहार ने शुरुआत कर दी। वहां पे जिस तरीके से महिलाओं ने और युवाओं ने बढ़ चढ़ के वोट डाला इस बार, और वो लाइन देख के ही तो ये क्लेम कर रहे थे कि हम जो है ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इस तरीके के ये जो है मंत्रालय बांट रहे थे। और देखिए रिजल्ट जस्ट उल्टा हुआ। उसके पीछे रीजन यही था कि जेनजी को, मैं आपका एग्जांपल लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी उसमें चले जाइए, लॉ कॉलेज में चले जाइए या मेडिकल कॉलेज में चल जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में चल जाइए, वहां जाके आप पूछिए कि आप क्या अपना आदर्श
अखिलेश यादव को मानते हैं, तेजस्वी यादव को मानते हैं, राहुल गांधी को मानते हैं। एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक लड़का नहीं मिलेगा जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहा है और वो कहेगा कि हाँ हम आगे चल के इनके जैसा बनना चाहते हैं, या ये हमारे आदर्श है, या ये हमें लीडरशिप दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने माइल स्टोन जो होता है कि उन्होंने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। ये एक परिवार से आए हुए लड़के हैं जिनको की एक वसीयत के तरह जो है उनको उठा के बैठा दिया गया है यहाँ पे। तो कोई टोपी पहन के घूम रहा है, कोई ऐसे ही घूम रहा है, कोई टी शर्ट पहन के घूम रहा है, जिसको जहां समझ में आ रहा है वो घूम रहा है। इनके बस की चीज नहीं है ये भाई, राजनीति सबके बस की बात ही नहीं है। अब ये पीच एकदम पीक जिस समय इलेक्शन है उस समय ये बोगोटा चले गए बताइए, और वहां जाके ये बोल रहे भारत लीडरशिप ही नहीं दे सकता। अरे यू आर द पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, यू आर स्टैंडिंग इन बोगोटा एंड सेइंग कि भारत लीडरशिप नहीं दे सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है क्या? मैं आज की एक चीज बता दूं, मैं जो कि आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है कि देखिए मदनी जी का आज स्टेटमेंट था वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। जिहाद पे उन्होंने खुल के कहा है, यहाँ बैठे हुए जितनी पार्टियां हैं उसके मुखालफत करेंगे तो मैं बता दीजिए, सीधा सीधा उन्होंने जिहाद को लेके जो बोला है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने खंडन किया उसका। SIR पे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है और जो कपिल सिब्बल के साथ जो सुनवाई हो रही है, पहले तो बिहार के समय तो डाउट्स थे लेकिन वो सारे डाउट्स क्लियर हुए। आज की डेट में सुनवाई ये किस चीज को लेके कर रहे हैं कपिल सिब्बल कि गांवों में 5G नहीं है इसलिए वो डेटा अपलोड नहीं कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ये कहते हैं कि अचानक से जो कांग्रेस शासित और महागठबंधन शासित प्रदेश थे जो कि अभी तक अपने आप को ये दिखा रहे थे कि हम सबसे ज्यादा अग्रणी है, हमारा विकास रेट सबसे ज्यादा है, वो अचानक से अपने आप को पिछड़ा दिखाना शुरू कर दिए। तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आज की डेट में, जो जिस तरीके की वहां दलीलें दी जा रही। और GDP जो नया आया है 8.2% Q2 का जो भारत का निकला है, उसके जो 4 पिलर थे हैं कृषि, सर्विसेज, इंडस्ट्री और हमारी डिजिटल, और ये तब आया है जब US के टैरिफ का इतना हल्ला हुआ, शेयर मार्केट गिरा कई बार, लेकिन फिर भी ये जो है बना रहा। तो इसका मतलब ये है कि हम बाहरी दबाव के आगे झुके नहीं, हम किसी के आगे नहीं झुके, हमने जो करना था, देश के लिए जो करना था उसके लिए हम आगे बढ़े। और एक चीज बता दूं, मालदा स्कैम, इसके लिए कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। 100 करोड़ का घोटाला है, फ्लड घोटाला है वो, और ममता बनर्जी के लोगों पर जो ये BLOs की बात कर रहे हैं, ये सब वहां पे गए थे उस समय फ्लड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मनी, और उन्होंने अपने अकाउंट में जो है पैसा डाला। तो इसके लिए भी 15 दिसंबर को अभी सुनवाई होगा, एक सुनवाई अभी हुआ है। तो किस तरीके से ये लूट खसोट का मामला, ये जो समाजवादी क्लेम कर रहे हैं अपने आप को, ये बेसिकली परिवारवादी और लूटवादी पार्टियां हैं जिन्होंने एक लाइन से सब कुछ जो है लूटने के लिए समर्पित कर दिया अपने आप को। मोदी जी का क्लियर कट स्टेटमेंट था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने खाया है उनको वापस देना ही पड़ेगा। लेकिन तपोष बहुत सारे लोग खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई खा नहीं रहा है, बहुत सारे लोग खा रहे हैं। और आपके जो एलाइज हैं, महाराष्ट्र का आप एग्जांपल ले लीजिए, और भी पार्टियों के बहुत सारे नेता हैं जो आपके गठबंधन का हिस्सा है, वो खूब खा रहे हैं, खूब खाया उन्होंने, और दे आर स्टिल ईटिंग लाइक हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा अभी भी खा रहे हैं। विजय पांडे के पास है, और विजय पांडे जी, राहुल गांधी की इस छवि को लेकर बहुत सवाल जवाब होता है कि भाई विदेश में जाकर वो देश की बुराई करते हैं, अगर देश में कोई आपत्ति विपत्ति संकट है तो यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं में जाकर अपील करें, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, धरना दें, नेताओं से, उनके पास एक बड़ी टीम है एक्सपर्ट्स की, उनसे बातचीत करें। लेकिन विदेश जाकर यहाँ के सिस्टम को कोसते हैं, यहाँ की सरकारों को कोसते हैं, यहाँ के संवैधानिक संस्थाओं को कोसते हैं। बीच चुनाव में, बिहार में चुनाव चल रहा है, 2 दिन कैंपेन करते हैं बुलेट पर बैठ के, फिर अचानक पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर 4 रैलियां करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तेजस्वी यादव तरस गए कि राहुल गांधी उनके साथ एक मंच साझा कर ले मैनिफेस्टो के लिए, वो तरस गए कि एक संयुक्त बयान आ जाता कि भाई हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव हैं। राहुल गांधी पहुंचे नहीं। देखिए अमित जी, बिहार के चुनाव को आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बिहार का चुनाव हो गया, और बिहार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुद्दा ये कि राहुल गांधी का जो तौर तरीका है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, चुनाव पर नहीं। मैं राहुल गांधी की छुट्टियों पर चले जाना, राहुल गांधी का अचानक प्रेजेंटेशन देना, अचानक फिर विदेश की जमीन पर जाके बोलना कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एकदम करप्ट है, हमारा इलेक्शन सिस्टम एकदम करप्ट है, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ सरकारें चलाती हैं, ये सब बातें विदेशों पे कहेंगे तो अपनी बेइज्जती है देश की भाई। बिल्कुल अमित जी, देखिए ऐसा है ना अमित जी, आप इंटरनेट पे
दुनिया के सारे आप बड़े अखबारों को ढूंढेंगे तो हिंदुस्तान के बारे में पिक्चर एकदम साफ मिलेगी आपको। क्या यहाँ के संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति है? नहीं, हमारे यहाँ वो हमें पता है। वेनेजुएला और मैक्सिको और पेरिस के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन वहां का नेता तो नहीं जाता दुनिया के कहीं जाके बोलता है कि भाई हमारा देश एकदम करप्ट है, हमारा सिस्टम एकदम करप्ट है। मैं वो बात कह रहा हूं। अमित जी सुनिए, अमित जी मैं कह रहा हूं कि आप दुनिया के किसी भी देश के डेमोक्रेटिक देश के विपक्ष को उठा के देखेंगे तो वो जिम्मेदारी के साथ अपने देश के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके देश में परिस्थितियां ऐसी नहीं जैसी हमारे देश में है। पाकिस्तान से ज्यादा जिस डेमोक्रेटिक इंडेक्स की बात करते हैं हम लोग, पाकिस्तान से ज्यादा हालत खराब है हमारी, बांग्लादेश से ज्यादा हालत खराब है हमारी। हम लोग जिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट पे जिन पे कांग्रेस 2014 के कैंपेन में आपको याद होगा, उन्हीं इंडेक्सेस को उठा करके कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जाते थे। आज उन इंडेक्सेस के लिए बताया जाता है कि नहीं वो तो विदेशी लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है और वो उनकी चाल है, वो वहां के एजेंसीज का हम लोग क्यों रिपोर्ट लेंगे? ऐसा नहीं है। 2014 की रिपोर्ट उठा के देखिए, इसी सीएजी की रिपोर्ट पे, उन्हीं इंडेक्सेस की रिपोर्ट पे कांग्रेस को हाशिए पे रख के कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप लगाए जाते थे। आज उन्हीं इंडेक्सेस को हम लोग खारिज कर रहे हैं, भारत की सरकार खारिज कर रही है। एक बात मैं आपको बता दूं अमित जी, ये जो चूंकि तपोष पाल जी को मैं सुन रहा था कि ऐसा लग रहा संबित पात्रा पार्ट 2 टाइप की कोई बात कर रहे थे, अपनी खुशफहमी के शिकार हैं। इनको लगता है कि जो कह रहे हैं, जो ये जानते हैं वही आखिरी सत्य है। बस मैं आपको इतना ही अपडेट कर दूं, जो आप जानते हैं वो सच बिल्कुल नहीं है, वो सच के सतही सच भी नहीं है वो। मैं आपको बस अमित जी आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं इनको। राहुल जी जो बात कह रहे हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। भारत की संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो मजाक चल रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जिस तरीके से एसआईआर और उसके पहले भारत की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं, 2 दिन पहले हटा दे रहे हैं। अभी अब चुनाव आयोग के खिलाफ एक रिट पिटीशन फाइल है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। 2 दिन पहले आप बैक डेट में जाकर के अपडेट कर देते हैं कि नहीं हम तो 45 दिन तक की फुटेज रखेंगे, और उसके जवाब में चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो कितना बचकाना जवाब देते हैं कि महिलाओं की निष्ठा का सवाल है। ये कौन सा जवाब हुआ साहब? आपने चुनाव आयोग जैसी संस्था को रविंद्र भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे बस 1 मिनट और ऐसा बना दिया है कि देश की जनता भविष्य में विश्वास नहीं करेगी और देश की डेमोक्रेसी के साथ मजाक चल रहा है ये। तापोश अमित जी, राहुल जी की बात में जो आप कह रहे थे, मैं एक लास्ट बात अपडेट कर दूं आपको। जी। राहुल जी पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके, देखिए वो देश के मुख्य विपक्षी नेता हैं, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पास रीजनल नरेंद्र मोदी जी नहीं है वो कि देश में आएंगे तो चुनाव प्रचार करेंगे फिर बाहर चले जाएंगे। उनकी जिम्मेदारी है देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, देश की संसद के प्रति और देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उनको लगता है उनका कहीं बहुत सारे पूरी दुनिया से उनका भी निमंत्रण रहता है। राहुल जी इस देश में विपक्ष के शायद पहले ऐसे नेता होंगे जो दुनिया की सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज में उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। अब ये बात भाजपा के नेताओं को पचेगी नहीं, क्योंकि इनके नेता की तो डिग्री भी नहीं है, इनके अधिकतम नेताओं की डिग्री नहीं है। हमारा नेता हार्वर्ड से पढ़ा है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। इस बात की इनको कोप बहुत है, इसलिए ये लोग फर्जी आरोप लगाते रहते हैं। और कोई बात नहीं, हमें इतनी सी बात है। जवाब लेते विजय भाई। तपोष पाल, आपके नेता पढ़े लिखे तो है नहीं, डिग्रियां नहीं आपके नेताओं की। नहीं, डिग्री पे ही मैं बता देता हूँ। देखिए सोनिया गांधी ने अपनी जो डिग्री लिखा था उसके बाद फिर स्पीकर को उन्होंने लिखा था कि ये जो है टाइपो मिस्टेक है, वो हार्वर्ड से पढ़े नहीं है। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी थे जो कि इनका पूरा डिटेल लेके आए थे उसी यूनिवर्सिटी से जहाँ का इन्होंने हलफनामा दिया था। और उसके बाद क्या हुआ था, फिर ये बताया गया कि उन्होंने लिख के दिया कि ये टाइपो मिस्टेक है। तो फिर उनसे पूछा गया अब इसको क्या करें, तो कहे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में करिए, क्योंकि इतना लंबा टाइपो मिस्टेक आज तक शायद किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए डिग्री पे ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है। और किस तरीके की बात है, एक चीज मैं बता दूं जो कि सीरियस पॉइंट्स है। नंबर 1 इज सलवा जुडूम पे जो व्यक्ति सपोर्ट में था इनके, ये देश की बात कर रहे हैं और देश की ही बात मैं भी कर रहा हूं, उनको इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया था। और अभी आपने देखा है कि इंडिया गेट में जाके सारे लोग छोटे छोटे बच्चे और वो जो है वो खड़े होके वहां पे क्या कह रहे थे कि हिडमा अमर रहे, हर घर से हिडमा निकलेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और उसके समर्थन में कौन थे? और जब 76 सीआरपीएफ नौजवानों को मारा गया था 2010 में, तो यहां खुशियां मनाई गई थी। और वही कांग्रेस आज जो है सीपीएम के साथ मिलके कलकत्ता में इलेक्शन लड़ने जा रही है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ने जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है?
और एक चीज आप बता दीजिए, 45 दिनों की बात कर रहे हैं आप, 45 दिनों पे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने क्या बताया कि हम 45 दिनों तक वेट करते हैं। अगर आपको किसी बूथ में, किसी वार्ड में, किसी असेंबली में कहीं कोई परेशानी है तो आप हलफनामा दीजिए, उस एरिया के जितने वीडियो फुटेज है उसको प्रिजर्व कर लिया जाएगा। वो कोर्ट में डिस्कशन होने के बाद जब वो मामला रफा दफा होगा उसके बाद हम उसको डिलीट करेंगे। महिलाओं के लिए उन्होंने ये कहा था कि ऐसे ही हम किसी को नहीं दे सकते हैं कि आप मान लीजिए चले आए या कोई अगला बंदा चला आया और कहिए कि भैया हमको वीडियो दे दीजिए, हमको वहां का वीडियो देखना है। तो ये कोई मूवी नहीं चल रहा है, वहां पे महिलाएं हैं जो कि वोट कर रहे हैं, बच्चे हैं उनके साथ रहते हैं, ये सब पर्सनल फुटेजेस में आते हैं, इसलिए हम इन सब जो कि ये हम रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है रविंदर सिंह जी ने कहा। ठीक है तापस जी, पॉइंट टेकन तापस जी। रविंदर सिंह जी के पास है। रविंदर भाई, मदनी ने जो बयान दिया उसके बाद बार बार ये बीजेपी भी आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी एक खास समुदाय विशेष को प्लीज करने में लगी हुई है, चाहे वो डिंपल जी का वाकया रहा हो, मस्जिद में कपड़े वाला वाकया कह लीजिए, या मदनी साहब ने कुछ कहा हो, या कोई और मौलाना या कोई मुस्लिम नेता कुछ कहता है तो इसका खंडन अक्सर आपकी पार्टी की तरफ से नहीं आता। ये आरोप बहुत लगते हैं आपकी पार्टी पर। आज वाला जो बयान है मदनी का, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है रविंदर जी? पहले जो डिबेट में बयान आए हैं उस पर प्रतिक्रिया दे लेते हैं, इस पर जरूर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके दर्शकों को एक महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है कि बिहार में रक्षा मंत्री का भी पद होता है और उसका बंटवारा लालू परिवार कर रहा था। तो इस ज्ञान के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने यह स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, तो इनका हिम्मत के लिए मैं दाद देता हूं कि इन्होंने स्वीकार कर लिया। यही एनसीआरबी भी बताती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के साथ अत्याचार होता है। पूरे देश का 26 से 28% अत्याचार खाली उत्तर प्रदेश में होता है जी। इन्होंने कहा मोदी जी का बहुत बड़ा स्ट्रेचर बन गया पूरे वर्ल्ड में। सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम लिया, वही मोदी जी की तो पोल खोलते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन से लेके, उनके पैसे से लेके, उनके हर चीज की अब जो बना हुआ जरा देख लीजिए। अभी आंकड़े भी बता रहे थे, नए आंकड़े आए उसके बारे में। एक जेफरी एप्स्टीन है, यौनाचारी है, विश्व का सबसे बड़ा, उसके साथ भी हमारे विश्व गुरु का नाम आ रहा है, हमारे बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों का नाम आ रहा है, हमारे केंद्र में नियुक्त अधिकारियों का नाम आ रहा है। इतना बड़ा नाम हो गया भारतवर्ष का पूरी दुनिया में। अभी डाटा पेश किया इन्होंने, आर्थिक आंकड़े, आईएमएफ ने उसको सी ग्रेड में रख दिया, कहा इसमें मैनिपुलेशन करती है भारत सरकार। इतना बड़ा इमेज बनवा दिया मोदी जी ने विश्व में। तीसरा इन्होंने कहा कि मोदी जी का बहुत बड़ा स्ट्रेचर बन गया पूरे विश्व में। तो मोदी जी का स्ट्रेचर अगर विश्व में इतना बड़ा बन गया है तो जो इंटरनेशनल रिलीजियस फोरम है उसने भारत को वॉच लिस्ट में डाल रखा है सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में। इतना बड़ा स्ट्रक्चर मोदी जी ने बना दिया हुआ है, कदा घोटाला ही नहीं हुआ। पूरे दुनिया के इतिहास में पीएम केयर घोटाले से बड़ा कोई घोटाला हो ही नहीं सकता, खुलेगा। जैसे कि इलेक्शन बॉन्ड का घोटाला इन्होंने खोला था, कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे। राजस्थान भेज दिया, छत्तीसगढ़ भेज दिया, असम भेज दिया, बिहार भेज दिया, किसको? अपने मित्र को 1-1 रुपए में बेच दिया। मुंबई भी भेज दिया, धारा भी भेज दिया, 10 लाख लोगों को उजाड़ के। यही है पीएम मोदी का स्ट्रेचर पूरी दुनिया में। अब आपने पूछा कि हम लोग बयान क्यों नहीं देते हैं किसी चीज पे, किसी भी ऐसी चीज पे हम लोग बयान नहीं देते हैं जिससे देश में उन्माद फैले, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती हो। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र उन्मादी रहा है। जब आरएसएस ने 1924 में दंगा कराया और 25 में एक कट्टर कांग्रेसी ने गठन किया क्योंकि उनको पद नहीं मिल रहा था, जो हिंदुस्तानी सेवा दल का संस्थापक था हेडगेवार। जब कोई स्थान नहीं मिला कांग्रेस में तो उन्होंने गठन कर लिया और तब से इनकी राजनीति केवल के दंगे आधारित रही है। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे हम लोग जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। और इसके नाते जब से मोदी जी आए हुए हैं पूरे दुनिया में हमारे मुंह पे कालिख लगाया हुआ है मोदी जी ने। गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी इन्होंने हमारे मुंह पे कालिख लगाया था। किसी तरीके से कांग्रेस सरकार ने उसको टैकल किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी टैकल किया था। तो इनका चरित्र यही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? मदनी ने जो बात कही, मैं टिप्पणी नहीं मांग रहा हूँ, क्या मदनी को ऐसा बयान देना चाहिए? क्या उससे सौहार्द नहीं बिगड़ रहा?
मदनी ठीक है, जाने, ठीक है, मदनी परमवीर की जी बात के- मदनी जाने। ठीक है। हमने तो केवल जो ये तपस्वी पाल जी ने कितने बड़े बड़े ज्ञान हमको दिए थे, इनकी हिम्मत को दाद देते हैं, इनके मोदी जी वाले ज्ञान को दाद देते हैं कि रक्षा मंत्री ठीक है, का पद अब परमवीर जी के बनाया पास जा रहा जाएगा हूं। हर स्टेट में। रविंद्र, ज्यादा समय नहीं बचा, मैं बस सिर्फ 3 मिनट बचे में। परमवीर जी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और समाजवादी पार्टी का आप देखें तो जो नेता इनकी पार्टी में रहे हैं, चाहे बीजेपी ये कहती रही हो कि माफियाओं को परश्रय दिया गया, एक पैरेलल सरकार चला करती थी, और भी तापोश पाल जी ने जो एक फोटो का भी जिक्र किया, नेताजी वाली चीज़ जो थी, तो समाजवादी पार्टी के नेता भले भी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हम उन चीज़ों पर टिप्पणी नहीं करते जिससे उन्माद हो, सौहार्द बिगड़े। इनके कार्यकाल में कई सारे दंगे चिन्हित हैं जो इनके कार्यकाल में यूपी के मुख्तलिफ इलाकों में हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी पाक साफ है, लेकिन क्या टिप्पणी नहीं हुई थी? क्या नहीं कहा गया था? भड़काऊ बयान इनकी पार्टी के नेताओं ने कभी नहीं दिए हैं? क्या ऐसा है क्या जो रविंदर जी कह रहे हैं? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं परमवीर जी? उम्मीद जी, देखिए राजनीति में क्या होता है कि जो भी किसी पार्टी का प्रवक्ता टीवी डिबेट पर या कहीं पर भी डिबेट कर रहा होता है, उसका प्रवक्ता धर्म है कि वो अपनी पार्टी, अपने नेताओं को डिफेंड करे। लेकिन अब जनता का अपना ये व्यक्ति, उनका विवेक है कि वो समझे किस चीज को। जैसे वो ऐड आता है टीवी पर कि मेरा सफेद तेरे से ज्यादा सफेद है, थोड़ी सी वो वैसी चीज चलती रहती है। जनता अपने आप डिसीजन लेती है। तभी हम देखते हैं कि जो अगर हम देखें टीवी डिबेट्स के ऊपर अगर चुनाव का रिजल्ट आता होता तो आज की स्थिति कुछ और होती है, लेकिन जनता का मूड कुछ और होता है, तो वो रिजल्ट्स में दिखाई दे जाता है। अभी एक बात और कही गई थी, देखिए नेताओं में एक आजकल बड़ी बहस चल गई है कि मेरा ज्ञान तुझसे ज्यादा। अभी बात करी गई कि 1924 में आरएसएस ने एक दंगा करवाया, और अगर गूगल करता हूँ या कोई भी व्यक्ति हमारा दल से गूगल कर ले तो आरएसएस की स्थापना ही 1925 में हुई थी। तो हो क्या रहा है कि छीटाकशी करने के चक्कर में डाटा को साइड में छोड़िए, आप चीजों को साइड में छोड़िए। मुझे लगता है कि राजनीति करते रहिए, कोई बात नहीं साहब। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब लोग अपने, इनका अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है कि वो चुनाव जीत कर आए, लेकिन देश को नहीं बांटना चाहिए। आईएमएफ का डाटा, मतलब हम हारे अंदर समस्या सबसे बड़ी क्या है कि हम अपनी देशी या हमारी जो देश की संस्था है उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। किसी बाहर की संस्था ने क्या डाटा यूज करा, कैसे हमारी रैंकिंग बना दी, तो हम खुश होते हैं उस चीज को, हम बताते हैं बढ़ा चढ़ाकर कि भैया ऐसा नहीं है, वो देखो फलाना अंग्रेज ऐसा कह रहा है, तुम तो यहाँ पर हो, तुम यहीं पर हो। चीजें क्या है, अपने लोगों पर विश्वास नहीं करना, हमें बाहर की संस्थाओं पर विश्वास करना है। ठीक है, राजनीति कीजिए, लेकिन देश का विरोध नहीं होना चाहिए। कोलंबिया में राहुल गांधी जी जाते हैं, कोलंबिया का क्या स्थिति है पूरा दुनिया जानती है। क्या कर पाब्लो एस्कोबार जाने कितने नाम, वो नेटफ्लिक्स पे सीरीज चलती रहती है, लेकिन वहां के कभी किसी नेता ने भारत में आकर तो ऐसा नहीं कहा था कि भैया पाब्लो एस्कोबार के साथ सरकार, कोलंबिया करप्ट है और वहां पर एक नेक्सस चलता है, ड्रग कार्टेल बहुत सारे हैं, किसी ने चर्चा नहीं की इस बारे में। सब लोग जानते हैं सब इन चीजों को। तो वहां पर जाते हैं, लेकिन यहीं से आपका पॉलिटिकल लाइन एंड लेंथ भी दिखाई देती है। आप देश कौन सा चुनते हैं जाकर अपनी बात रखने के लिए? आप देश कौन, जहां पर डेमोक्रेसी ही नहीं है, कोलंबिया में डेमोक्रेसी ही नहीं है, आप वहां जाकर बड़ी बड़ी है या यूनिवर्सिटीज के कैंपेन में हम जाते, देखिए आज सब स्पष्ट बात बताऊंगा, आज जो स्थिति यूनिवर्सिटीज में होती है, यूनिवर्सिटीज पूरे दो डिवाइड हुई भी होती है, दो पार्ट में बटी हुई होती है। अगर आप अमेरिका की ऑक्सफोर्ड का बार नाम लेते हैं तो ऑक्सफोर्ड में एक तो व्हाइट कॉलर लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोगों के बच्चे होते हैं, उनका अलग, साधारण जो वजीफे पे पढ़ रहे होते हैं उनका अलग गुट होता है। किन लोगों में जाकर बैठते हैं? कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर सब लोग बिल्कुल किसी पॉलिटिकल व्यू से प्रेरित नहीं है? यहाँ पर ये इन बातों को आज के टाइम में इतनी बड़ी बातें नहीं रह गई हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर अगर डिलीवर कर आ गया कि वो बहुत बड़ा नेता है। बात क्या है, ग्राउंड के ऊपर आती है। जब बात आती है देश के अंदर, आज आप एक बात बोलिए, सरकार के विरोध में अगर हम देखें, यूपीए 2 के कार्यकाल में जितने मुकदमे लगे थे वो यूपीए 2 के कार्यकाल के रहते रहते हो गए थे। आज 15वें 30वें टर्म में सरकार चल रही है, लेकिन क्यों कोई आपने जितना बड़ा बड़ा दावा करा है कि ये घोटाला वो घोटाला, तो कोई मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाता है? यूपीए के कार्यकाल में लिखा गया था। और राजनीतिक मजबूरियां सब कैसी होती हैं, देखिए मैं छोटी सी बात करके कंक्लूड करूंगा। मुलायम सिंह यादव जी ये भारत के प्रधानमंत्री हो सकते थे, लेकिन लालू यादव जी ने टांग अड़ाई थी, सब लोग जानते हैं, बहुत कुछ छपा हुआ है। लेकिन आज वो समझी, उनका रोटी बेटी का साथ अपना रिश्ता भी है। तो राजनीति में तो चलता रहता है, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। वही बीजेपी है जो कहती थी आतंकवादी, महबूबा मुफ्ती उनका लोग गठबंधन था। बिल्कुल वक्त नहीं बचा, आज बहुत समझदार है, लेकिन मैं बात बस यही पे कंक्लूड करूंगा बस। ठीक है तापोश जी, बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। रविंदर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परमवीर जी राजनीतिक विश्लेषक थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रश्नकाल में यहाँ रुक रहे हैं अब एक ब्रेक के लिए, क्योंकि समय हो गया खत्म। कल फिर से मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ, नए